नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हनुमानगढ़ में डीप फेक कांड का खुलासा हुआ है। शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। एडिट करके सोशल मीडिया पर न्यूड फोटोज डालते थे। पुलिस ने शातिर दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई यही काम कर रहे थे। दोनों के मोबाइल में 4000 महिलाओं के फोटोज मिले हैं। दोनों मृत व्यक्ति के नाम से खरीदते थे सिम कार्ड और इसके बाद ये पूरा खेल चलता था। 35 फेक सोशल मीडिया अकाउंट का भी पुलिस ने खुलासा किया है। 13 फेक जीमेल अकाउंट भी मिले हैं। हनुमानगढ़ पुलिस ने महिलाओं की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह को लेकर पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बड़ा खुलासा किया कि नोहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं। दोनों महिलाओं के फोटो एडिट करते थे, सोशल मीडिया पर इन्हें अपलोड करते थे और ये दोनों शातिर भाई मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम कार्ड लेते थे। नोहर थाने की है। नोहर थाने में एक परिवार ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की दोनों की जो फोटोज हैं उनको मोर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फोटो को मॉर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीजें लिखी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमानगढ़ में किस तरीके से ये पूरा का पूरा शातिर गिरोह सक्रिय था, बताएंगे राजू। जी बिल्कुल, ये जो दो सगे भाई हैं जिले के नोहर निवासी हैं, योगेश मिश्रा और नीतीश, ये क्या एक्चुअल में इनकी एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो जो भी महिलाएं कोई मोबाइल के लिए या कोई पुरुष जो भी मोबाइल रिपेयर के लिए आता है तो ये महिलाओं की जो फोटो है वो निकाल लेते थे उससे और फिर उस फोटो को न्यूड एडिट करके और सोशल मीडिया पर अपलोड कर लेते थे। और इस तरह से ये क्या कि कई महिलाओं को ब्लैकमेल भी कर चुके हैं और अवैध संबंध बनाने का इनका प्रयास होता था, इस तरह से महिलाओं को ब्लैकमेल कर। और इसके बाद में 2022 में एक व्यक्ति ने मुकदमा नोहर थाना में दर्ज करवाया था कि मेरी पत्नी और मेरी पुत्री की इस तरह से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाली गई है। तब से जो है जिला साइबर टीम, जिला पुलिस लगातार जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इसके बाद में अब जो पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और इनके मोबाइल से करीब 4000 महिलाओं के फोटो भी मिले हैं। और ये इतने शातिर थे कि जो सिम खरीदते थे वो मृत व्यक्ति के नाम पर होती थी, तो पुलिस अगर जांच करती तो वो व्यक्ति मृत होता है इसलिए। और दूसरी बात की जो जब ये अपलोड करते थे तो ये जो वाईफाई हैक कर लेते थे किसी का जी, और ऐसी स्थिति में वाईफाई से भी नहीं पता नहीं लगता था कि कहां से ये अपलोड हुआ है। बिल्कुल राजू, नजर बनाए रखिए इस खबर पर, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भरतपुर पुलिस ने कैतवाड़ा थाना इलाके के गांव नीमला में शादी कराने के नाम पर दोगुनी कीमत का सामान दिलाने और नकदी देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शातिरों से 21 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए हैं, जबकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरोह का मुख्य सरगना शेकुल में फरार होने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में पुलिस अब दबिश दे रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद ठग गिरोह के सदस्यों, दलालों और धंधे से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शादी के नाम पर ठगी का खेल खेला जा रहा था। गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी लोग ट्रैफिक नियमों का मजाक बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज सुबह देखने को मिला, जहां पर एक कार चालक बीच सड़क पर स्टंट करता हुआ नजर आया। इस सिरफिरे कार चालक ने दिन दहाड़े स्टंटबाजी की और वाहन चालकों को परेशानी में डाल दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भीलवाड़ा में आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों की ओर से मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आशा सहयोगिनी जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि आगामी बजट में आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ना चाहिए।
अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो आने वाले समय में इनकी चेतावनी है कि आशा सहयोगिनियों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। वादा याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम आशाओं की तरफ भी ध्यान दें और हमारा मानदेय अच्छे से बढ़ाए। जो वादा किया है वो पूर्ण करें। हमारा मानदेय मात्र 4198 और 98 रुपए है, मतलब कि 4200 रुपए हमारा मानदेय, जिसमें 2 रुपए कम है, जिसमें 64 प्रकार के काम आशाएं कर रही है। उधर भीलवाड़ा जिले के बेई ग्राम पंचायत कार्यालय में शराब के नशे में कनिष्ठ सहायक के साथ धक्का मुक्की और सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है। शकरगढ़ थाना इलाके के प्रभारी श्रद्धा पचौरी के मुताबिक कनिष्ठ सहायक परवेज आलम ने रिपोर्ट दी। बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठकर अपना काम कर रहा था वो, तभी चुत्तरभूसपुरा निवासी लालाराम मीणा ने पहले उसे फोन पर गाली गलौज की और कुछ देर बाद कार्यालय में आकर उसे धक्का मुक्की की, इस तरह के आरोप हैं। वहीं कार्यालय में मौजूद जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए गए। हंगामा करते हुए पंचायत परिसर में लेट गया। इसके बाद कनिष्ठ सहायक ने देर शाम थाने पहुंच करके रिपोर्ट दी और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू कर दी है। वहीं राजधानी जयपुर में एसीबी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है। ये मीटिंग एसीबी के डीजी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में एसीबी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे शुरू हुई यह मैराथन बैठक दोपहर को 2:30 बजे तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पूरे प्रदेश के एसीबी यूनिट और चौकी के प्रभारी मौजूद रहे। इस बैठक में पर्यवेक्षक अधिकारियों के द्वारा रेंजवार प्रेजेंटेशन दिए गए। बैठक में मुख्यालय से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अधिकारियों से फीडबैक लिया गया और सुझाव लिए गए। एडीजी राजीव शर्मा ने कहा कि राजस्थान एसीबी अब नई रणनीति के तहत काम करेगी। तो सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे आगे बढ़ाई जाए, उसे अमली जामा पहनाया जाए, इसे लेकर के एसीबी के नए मुखिया ने टारगेट दिए हैं। कहा है कि भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बुधवार को डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें परिवहन की एसीएस शेहा गुहा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा शामिल हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में परिवहन मंत्री ने साफ किया कि राजस्व वसूली से विकसित प्रदेश का संकल्प पूरा किया जा सकता है। परिवहन मंत्री ने कहा कि फिटनेस सेंटर को लेकर बहुत सी शिकायतें आती हैं, इसीलिए अनियमितताओं को दूर करते हुए उन्हें पारदर्शी बनाया जाए। सिस्टम को पारदर्शी कैसे रखा जाए, इससे लेकर के विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं भीलवाड़ा के कारोई इलाके में खेत पर काम कर रहे किसान को पैंथर ने अपना शिकार बनाया। सूचना पर कारोई थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी जुटाई गई है। पुलिस शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपेगी। वहीं भीलवाड़ा रेंजर भंवरलाल ने कहा है कि इस क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। किसान को अकेला देखकर एक पैंथर ने उस पर हमला किया। हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की है। तो पैंथर के हमले से किसान की मौत हुई है। एक व्यक्ति को किसी जानवर ने खा लिया, जिसकी मृत्यु हो गई। तो जो कारोई से बागोर रोड पे कोई खेतीबाड़ी करता था, उकार स्नो घिसा सालवी, उम्र करीब 70 साल है, धोनास का निवासी है। कल शाम को 6:30 बजे के आसपास एसएचओ कारोई साहब सूचना दी गई कि किसी व्यक्ति को जंगली जानवर द्वारा मार दिया गया। इस पर हम मौके पर पहुंचे टीम के साथ में। आसपास निशानात देखे, लेकिन मौके पर किसी तरह के कोई निशानात वन्य जीव के पहुंचने के भी पाए गए। 10 दिन के अंदर मैंने वहाँ कारू के अंदर चीता देखा, और यह कल की घटना जो चीते द्वारा हुई है। तो वहीं टोंक में अवैध बजरी खनन को लेकर के प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बनेटा थाना इलाके में पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 17 ट्रकों को जब्त किया गया। पुलिस की टीमों ने सुरेली रोड और मंडावरा रोड पर ग्रामीण इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। पुलिस खनिज विभाग के साथ मिलकर सभी वाहनों की जांच कर कार्रवाई कर रही है।
तो वहीं बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर स्थित स्टेट हाईवे के टोल पर लोकल वाहनों से टैक्स वसूली को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से करीब 2 दर्जन गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। टोल प्लाजा पर स्टाफ द्वारा लोकल वाहनों से की जा रही टैक्स वसूली को रोके जाने और वाहनों को फ्री करने की मांग की। साथ ही ये चेतावनी दी गई कि यदि लोकल वाहनों को फ्री नहीं किया गया और ग्रामीणों से टोल प्लाजा के स्टाफ द्वारा टोल टैक्स लिया गया तो झगड़ा हो जाएगा, जो अशांति का कारण बनेगा और ऐसे में प्रशासन को समय रहते एक्शन लेना चाहिए। तो ग्रामीण नाराज हैं और टैक्स वसूली का विरोध कर रहे हैं। आज बड़ी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए और टोल फ्री करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोकल वाहन है उनको टोल फ्री किया जाए। आए दिन टोल कर्मी ग्रामीणों से उलझते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अगर इस तरह की हरकतों पर अंकुश नहीं लगा तो ग्रामीण इसे लेकर के मजबूती के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। टोल की वसूली के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है। मांग की है कि जल्द से जल्द टोल टैक्स वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाए। तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार का कल अपना पहला लेखानुदान पेश होगा और इस लेखानुदान को वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। लेखानुदान बजट से युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, इसके अलावा रोजगार और स्किल को लेकर युवाओं का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर हमारे संवाददाता मनीष दादीच ने युवाओं से बातचीत की है। प्रदेश में भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान बजट पेश होने वाला है। ये बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग की क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं, ये बात हम कर रहे हैं और हम युवाओं से पूछते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर कितने मुहैया हो पाए हैं या फिर उनके लिए बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या जो है वो बनकर के खड़ी है। किस तरह से सरकार से वे अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। यूथ के लिए सबसे बड़ा रोजगार का विषय रहता है। क्या मानते हैं आप, कितना काम हुआ है और जो लेखानुदान या फिर बजट जो रहेगा उसमें आप किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जी देखिए, अपेक्षाएं तो बहुत हैं। युवाओं को सबसे ज्यादा सरकार से ही अपेक्षाएं रहती हैं और उसी पे निर्भर रहते हैं। लेकिन सरकारों को जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो नौकरियां निकालनी चाहिए, साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना बहुत आवश्यक हो गया है। देखिए सर, कई सारी भर्तियां होती हैं, शिक्षक भर्ती है, रीट की भर्ती है। तो सरकार को क्या है कि बजट में घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घोषणाओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। बजट में घोषणा होती है लेकिन वो भर्तियां कभी पूरी नहीं हो पाती। अब जैसे कि रीट भर्ती है, हर साल निकालनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की भर्ती है, उसके अभी तक नियम संशोधन नहीं हो रहे थे। तो कई सारी भर्तियां हैं, हर साल भर्तियां निकाले, भले ही वैकेंसियां कम निकाल दे, लेकिन कम से कम रोजगार अगर हर साल मिले, हर साल वैकेंसी निकले, तो अभ्यर्थी जो एक तैयारी करता है तो वो जिस मानसिक पीड़ा से गुजरता है ना, वो उसकी एक मानसिक पीड़ा कम होगी। मानसिक पीड़ा कम हो सके, ये बात जो यहाँ पर कही जा रही है। न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि प्राइवेट नौकरियों की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उम्मीद रखते हैं सरकार से? जी सर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर उम्मीद रखते हैं। जैसे कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पे 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अभी खनन केवल 57 खनिजों का ही खनन हो पा रहा है। तो हम उसको PPP मॉडल के तहत उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और एज एन एस्पायरेंट में बोल सकता हूँ कि जैसे यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो, ताकि सारी चीजें फिक्स टाइम पे हो सके। हाँ सर, मैं बोलूँगा कि अभी जो CHO की वैकेंसी हुई थी लास्ट मोमेंट पे, उसे 2 साल कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक तो न तो उसका कोई रिजल्ट आया है। हमारे भरत बेनीवाल जी काफी टाइम से उसके लिए काफी पीछे लगे रहे, काफी वार्तालाप भी हुई, लेकिन अभी तक ना उसका रिजल्ट आया है और न भर्तियां टाइम पे हो रही है। न एग्जाम, अभी 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, ना अभी उसका रिजल्ट आया और उसको कैंसिल कर दिया गया है। बेचारे बेरोजगार बच्चे कैसे रहते हैं यहाँ पे, कैसे अपना खर्चा चलाते हैं, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड भी काफी रूल स्टिक करने की जरूरत है। आप बताइए कि किस तरह से इम्तिहानों को लेकर के समय पर हो सके। और सबसे बड़ी बात पेपर लीक की जो रही थी, और इस सरकार ने भी यही कहा था कि पेपर लीक उनकी प्रायोरिटी में है कि नहीं हो सके। पेपर लीक पर जो रोकथाम है वो प्रभावी रूप से हो सके, नकल पर रोकथाम हो सके। क्या देखते हैं आप इस तरह के प्रावधान बजट में? नई सरकार का गठन हुआ है, SIT की जांच बिठाई है। SIT अपना काम भी समय पे कर रही है। धीरे धीरे इन दिनों में देखें कि 10 से 12 लोगों को SIT ने पकड़ा है, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे मतलब हर युवा जो भर्ती की तैयारी करता है वो 5-5, 7-7, 10-10 महीने रह के किसी एक वैकेंसी की आस और उम्मीद में दिन रात पढ़ाई करता है। उसके बाद में जब एग्जाम सेंटर पे जाए, एग्जाम दे और बाहर आके 1 बजे, जैसे 12 बजे टाइम है किसी एग्जाम के खत्म होने का, 1 बजे उसको पता लगे कि भाई इस भर्ती का पेपर लीक हो गया है,
तो वो जो पीड़ा उस बेरोजगार पे या उस युवा पे गुजरती है वो काफी लंबे समय तक डिप्रेशन में चला जाता है। उम्मीद है कि यूथ पर जो फोकस करने वाली सरकार है वो युवाओं के लिए भर्तियों की कोई सौगात जो है वो भले लेखानुदान में जरूर देगी। बीजेपी अब 2024 में अभी जो सरकार बनी 2023 में वो आई है पेपर लीक भर्तियों की वजह से कि कांग्रेस सरकार में ज्यादातर भर्तियां पेपर बहुत लीक हुए हैं, एग्जाम होने के टाइम पे खत्म, मतलब उसी टाइम पेपर लीक हो जाते थे। आरपीएससी को भंग करना चाहिए, पूरी आरपीएससी को भंग करे। बीजेपी ने ये कहा भी था कि कुछ जो भी इनके नेता है उन्होंने पॉलिटिकल में ही कहा था कि आरपीएससी को भंग करके नई आरपीएससी की दोबारा नियुक्ति करेंगे, एक नया संस्था बनाएंगे और एक फेयर जो भी एग्जाम होंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम होते हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने से जितने भी मेहनती लड़के हैं, क्योंकि जितने भी लगते हैं तो पैसों से लग जाते हैं, एक एक इंस्टीट्यूट में एक एक संस्था में 144-150 लड़के एक ही एरिया के लग जाते हैं। तो इस वजह से बीजेपी का एक मेन मुद्दा यही था कि फेयर जितने भी एग्जाम हो फेयर हो और अभ्यर्थियों को भी नुकसान ना हो, अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं हो। बजट में किस तरह की अपेक्षाएं, किस तरह की उम्मीदें? उम्मीदें बच्चों के लिए अधिक से अधिक और भी भर्तियां निकाले और उनके जो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरा रेगुलराइज करके उनको खत्म किया जाए, पहले भर्तियों को जो पूरी पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं उनके लिए। और जो लेखानुदान काफी कम समय का है और कम इसमें हम कह सकते हैं उम्मीदें घोषणाएं जो रहेगी, लेकिन फिर भी उम्मीदें किस तरह से हम कर सकते हैं कि क्या सरकार इन उम्मीदों को आगे के पूर्णकालिक बजट में भी पूरा कर सके? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के अधीन जो नई सरकार आई है अपने सुचारू रूप से इनको प्रक्रिया चालू रखे और बेरोजगार के लिए नई नई स्कीम अपनाए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा नई नई प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू करें। तो रोजगार बेरोजगारी के मुद्दों से जुड़ी हुई बातचीत हमने युवाओं से की है जो कि लेखानुदान और बजट से अपेक्षा यहाँ पर काफी रखते हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर सरकार से काफी उम्मीदें अपेक्षाएं पहले भी की है जो अभी भी पूरी होना बाकी है पिछले बजट में भी, लेकिन इस बार उम्मीदें हैं क्योंकि नई सरकार है और नई सरकार से ये अपेक्षाएं रहेगी, भले लेखानुदान है लेकिन नई भर्तियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा घोषणा यहाँ पर उनकी हो सके और साथ ही में पेपर लीक के जो मामले जिस तरह से रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके और साथ ही में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी सरकार फोकस करे। ये बात युवाओं की यहाँ पर साफ तौर पर सामने आती है। देखना यही होगा कि लेखानुदान में या आगामी बजट में किस तरह से इन बातों को समाहित किया जाता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएमओ में जल जीवन मिशन की बैठक होगी कुछ ही देर में। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएमओ पहुंचे हैं। जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीएमओ पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जल जीवन मिशन को लेकर के ये अहम बैठक मानी जा रही है। महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में होंगे। सीएमओ में जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की ये संयुक्त बैठक है। महकमे के सभी उच्चाधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया था। तमाम उच्चाधिकारी यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर है, जल जीवन मिशन को लेकर के ये बड़ी बैठक होने जा रही है सीएमओ में। इसके लिए खासतौर पर सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंच चुके हैं। तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार कल अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट पूर्णकालिक ना करके लेखानुदान होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी लेखानुदान पेश करेंगी। इस लेखानुदान से खिलाड़ियों की सरकार से आखिर अपेक्षाएं क्या हैं? हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने खिलाड़ियों से बातचीत की है, आप देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट को लेकर के हर वर्ग से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? हालांकि लेखानुदान काफी छोटा बजट रहेगा, लेकिन उसमें भी क्या कुछ जो है खेल जगत को मिल सकता है, इस बारे में हम बात करने के लिए जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं एज ए प्लेयर को आपको क्या उम्मीदें लगती है? सर एज ए प्लेयर तो यही है कि हमें जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे मेडल आ रहे हैं, तो जॉब तो सबसे पहले सिक्योर होनी चाहिए। हमारी जॉब होनी चाहिए, आउट ऑफ टर्न के जरिए जॉब मिलने लगी है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसमें कुछ और बढ़ोतरी रहनी चाहिए और उसमें काफी वैकेंसीज और ऐड करनी चाहिए। वैकेंसी जानी चाहिए। प्लेयर्स के लिए जॉब का एक सबसे बड़ा मुद्दा रह जाता है। यस सर, और ग्राउंड पे क्या है, टारगेट फेट्स की कमी है, टारगेट फेट्स एंड टारगेट्स की, तो टारगेट्स उपलब्ध कराए जाए जल्दी, उसकी बहुत कमी नीड रहती है इधर ग्राउंड पे। क्रिकेट काफी डेवलप हुआ है, उसकी तुलना में आप देखते हैं बाकी के खेलों पर फोकस हुआ है सरकारों का?
फोकस तो है, पर अभी भी कई खेल है, जैसे कि अभी ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पर जैसे कि जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेडियम में, तो ये पार्किंग एरिया बन जाता है। इससे क्या है कि प्लेयर्स को इधर उधर जाना पड़ता है। कई छोटे छोटे प्लेयर भी होते हैं जिनको मतलब अकेले भेज नहीं सकते, आप ये पास में मतलब पड़ता है, लेकिन इसलिए फुटबॉल ग्राउंड का तो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका करना चाहिए सरकार को। फुटबॉल जैसे ग्राउंड जो है मतलब ये भी प्रायोरिटी में रहने चाहिए। फुटबॉल भी आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, और मतलब आप तीरंदाजी के यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, और कहाँ तक आप पहुंचे इसमें? मैं अभी नेशनल तक पहुंच चुकी हूँ। बाकी मेरी सरकार से अपेक्षा है कि जो TADA हमें टूर्नामेंट होने के काफी टाइम बाद मिलता है, वो हमें TADA टूर्नामेंट से अगर पहले मिल जाए तो हम और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। TADA की एक बड़ी बात आपने कहा कि खिलाड़ियों को समय पर नहीं मिल पाता। हाँ सर, नहीं मिलता वो। तो अगर समय पे मिले तो किस तरह से सहूलियत हो जाए? जैसे हमारा खुद का जाने का आने जाने का किराया वगैरह वो खुद को मिलना चाहिए जी। और किस तरह के सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे उससे पहले कि लेखानुदान अभी आ रहा है, फुल बजट भी आएगा थोड़े समय बाद में, तो कैसे आप उम्मीद अपेक्षाएं रखते हैं इस सरकार से? हम रखते हैं कि हमारे वो TADA वगैरह मिल वो टाइम पे मिलना चाहिए। आप किस जगह से आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए? हम सांगानेर से आते हैं और बहुत वो प्रैक्टिस करने आते हैं और बहुत दिक्कत आती है, पर हमें TADA भी नहीं मिल पाता और टाइम पे हमारे टारगेटों की भी कमी है। ज़्यादा बच्चे आ गए तो टारगेटों की कमी आ गई, तो और महंगे भी गेम बहुत महंगा हो गया, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तीरंदाजी सरी का गेम जो है वो काफी महंगा होता है, और इस लिहाज से खिलाड़ी कहते हैं कि उन्हें टारगेट जो है वो कम से कम सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दी जाए तो उनके अभ्यास के लिए काफी सहूलियत हो जाए। यस, मैं मतलब भरतपुर से बिलोंग करती हूँ, इधर गर्ल्स अकेडमी में रहते हैं हम सारे। तो मतलब भरतपुर में ग्राउंड नहीं होने के कारण हम जयपुर आए, इतनी दूर वहाँ से प्रैक्टिस करने आना जाना पड़ता है, तो इक्विपमेंट भी महंगा आता है। अगर गवर्नमेंट की इतना हो कि मतलब हमारा सामान बहुत महंगा आता है, 3-4 लाख तक का आता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो सबको, अगर हमें हॉस्टल से मिलता है सामान पर वापस ले लिया जाता है जमा कर, तो वहीं स्टॉप हो जाती है हमारी आर्चरी। तो टारगेट्स बो एरो के लिए अभी क्या करना पड़ता है आप लोग को? सर प्रैक्टिस तो बहुत होती है, लेकिन जो बोज है वो बहुत महंगे आ रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट के लिए थोड़े करना पड़ेगा। वो आप लोग को उपलब्ध कराया जाए। वो बेसिक तो कराते हैं मेरे ख्याल से। हाँ सर, बेसिक तो पूरा आता है, लेकिन वो जो बोज हमारे है वो पूरे इंटरनेशनल में काम आते हैं, वो बड़े महंगे कॉस्टली आते हैं। हाँ यस सर। क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह की डिमांड? सर ये से खिलाड़ियों को बढ़िया सुविधा जाए, खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए। तो तमाम खिलाड़ियों से हमने बात की है यहाँ पर, जो उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि खेलों को साथ ही खिलाड़ियों को फोकस में रखते हुए सरकारों को अपना बजट रखना चाहिए। भले लेखानुदान है, लेकिन उसमें भी खिलाड़ी अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि उनकी उम्मीदों को सरकार पूरा कर सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।